नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम महाराष्ट्र के पूरे 7,000 सालों के विशाल इतिहास को खंगालेंगे। ये कहानी पृथ्वी के उस प्राचीन ज्वालामुखीय भूविज्ञान से शुरू होती है और आज के आधुनिक चमकते हुए आर्थिक पावर हाउस तक पहुंचती है। ये सिर्फ तारीखों और पुरानी घटनाओं की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बेहद दिलचस्प तरीका है कि कैसे किसी जगह का भूगोल और वहाँ के लोग समय के साथ एक दूसरे को आकार देते हैं। चलिए अब सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। निरंतर विकास, लचीलेपन और नवाचार की कहानी। ये जो विचार है ना, ये हमारी आज की पूरी चर्चा का मुख्य आधार है। देखिए, ये कहानी केवल कुछ राजाओं या बड़े युद्धों तक सीमित नहीं है। ये इस बात का एक एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे भूगोल, संस्कृति और इंसानी मेहनत हजारों सालों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। शुरुआती बस्तियों के बसने से लेकर एक पूरी आधुनिक सभ्यता के निर्माण तक हर कदम पर कुछ नया करने की चाह और हर मुश्किल से उभरने की ताकत साफ दिखाई देती है। इतिहास की इस विशाल टेपेस्ट्री को आसानी से समझने के लिए इसे इन 6 स्पष्ट भागों में बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति और प्रारंभिक समाज। दूसरा, महान साम्राज्यों का युग। तीसरा, मध्यकालीन सांस्कृतिक चौराहा। चौथा, मराठों का उदय। पांचवां, औपनिवेशिक युग और सुधार। और अंत में छठा, आधुनिक महाराष्ट्र का विकास। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी सभ्यता की नींव सचमुच में ज्वालामुखी चट्टानों पर रखी गई है। जरा सोच कर देखिए, लाखों साल पहले बहते हुए लावे का एक विशाल महासागर जिसने इस पूरे इलाके को ढक लिया था। ये विशाल डेक्कन ट्रैप्स और इसकी गहरी काली बेसाल्टिक मिट्टी कोई आम भौगोलिक विशेषता नहीं है, ये तो जीवन का आधार रही है। इसी काली मिट्टी ने यह तय किया कि आने वाले हजारों सालों तक लोग कहाँ बसेंगे, कौन सी फसलें उगाएंगे और अपना जीवन कैसे चलाएंगे। एक तरह से यही वो ठोस नींव है जिस पर आगे का सारा इतिहास खड़ा है। भाग 1, उत्पत्ति और प्रारंभिक समाज, यानी इस महान सभ्यता के वो पहले कदम। इस भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ अब गोदावरी और भीमा नदियों के किनारे बसी उन शुरुआती बस्तियों की कल्पना करते हैं। यहीं पर शुरुआती इंसानों ने सबसे पहले इस कठोर लेकिन उपजाऊ जमीन के साथ तालमेल बिठाना शुरू किया था। ये टाइमलाइन उस तेजी से हुए विकास को दिखाती है। पाटने जैसी जगहों पर जमीन की परतों को देखने से, जहां जमीन की परतें बिल्कुल इतिहास की किताबों के पन्नों की तरह काम करती हैं, ज्वालामुखी की राख और इंसानी बस्तियों के निशान एक साथ मिलते हैं। इसके बाद कोंकण की गुफाओं में मिली रॉक आर्ट उस समय के इंसानों के सामूहिक अनुष्ठानों की एक अद्भुत झलक पेश करती है। और फिर जोरवे संस्कृति तक आते आते सुनियोजित घर, अन्य भंडार और व्यापार के एकदम पक्के सबूत मिलने लगते हैं। बुनियादी अस्तित्व से लेकर जटिल समाजों तक की ये छलांग सच में हैरान करने वाली थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, महान साम्राज्यों का युग, जहां एकीकरण और व्यापार की नई शुरुआत हुई। शुरुआती कबीलों के बाद ये पूरा क्षेत्र प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े राजनीतिक नक्शे का हिस्सा बनने लगा। यहाँ से बड़े और संगठित साम्राज्यों के युग की शुरुआत होती है। मौर्य साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। सम्राट अशोक के धम्म के संदेशों ने एक बिल्कुल नई सोच को जन्म दिया। कार्ला और भाजा में चट्टानों को काटकर बनाए गए ये विहार सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थीं, बल्कि ये कला के बहुत ही जीवंत केंद्र थे, जहां शुरुआती प्राकृत शिलालेख उकेरे गए थे। यहाँ धर्म, कला और शिक्षा एक साथ फल फूल रहे थे। अब इस जानकारी के बारे में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है, वो है सातवाहन राजवंश के दौरान महिला नेतृत्व के ऐतिहासिक प्रमाण। नानेघाट के शिलालेख महारानी नागनिका के बेहद शक्तिशाली शासन को दर्शाते हैं। इसके अलावा उनकी मुद्राओं पर छपे जहाज उनके विशाल समुद्री व्यापार का पक्का सबूत हैं। रोमन दुनिया के साथ कल्याण जैसे बंदरगाहों से होने वाला ये व्यापार बिल्कुल आज के आधुनिक मुंबई की आर्थिक ताकत की नींव जैसा ही लगता है। सातवाहनों के बाद वाकाटक राजवंश आया और उनकी सबसे बड़ी, सबसे शानदार विरासत हैं अजंता की गुफाएं। इन भित्ति चित्रों का सौंदर्य आज भी किसी को भी अचंभित कर सकता है। घटोत्कच विहार जैसे स्थान उस समय सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये धार्मिक और दार्शनिक बहसों के प्रमुख केंद्र थे, और इनकी कलात्मक शैली ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। ये सिर्फ शानदार वास्तुकला नहीं थी, बल्कि ये दुनिया भर में विचारों का एक बहुत बड़ा निर्यात था। अब आते हैं भाग 3 पर, मध्यकालीन सांस्कृतिक चौराहा, पत्थर और भाषा का अद्भुत संगम।
इस युग में एक ऐसा दौर आता है जिसे सच में एक सांस्कृतिक चौराहा कहा जा सकता है, और ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे बादामी चालुक्य युग के दौरान अलग-अलग धार्मिक परंपराएं पूरी तरह से एक दूसरे के साथ घुल मिल गईं। एलिफेंटा की गुफाओं में शैव और वैष्णव तत्वों का ये मिश्रण उस समय की सहिष्णुता और विभिन्न मान्यताओं के सहज एकीकरण का एक बेहतरीन और बिल्कुल तटस्थ उदाहरण है। जरा सोच कर देखिए, एक विशाल ज्वालामुखीय चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर उकेरते हुए पूरा का पूरा मंदिर बना देना, जिसमें से हजारों टन पत्थर काटकर निकाला गया हो। इसके लिए किस स्तर के समर्पण, इंजीनियरिंग कौशल और शक्ति की जरूरत पड़ी होगी। एलोरा का ये कैलाश मंदिर कोई आम इमारत नहीं है। ये उस काल के संसाधनों और उनकी असीम तकनीकी क्षमता का एक जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल अविश्वसनीय। यादव काल तक आते आते एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव हुआ। संत ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता पर अपनी टिप्पणी भावार्थ दीपिका संस्कृत के बजाय मराठी में लिखी। इस एक कदम ने आध्यात्मिक ज्ञान को सिर्फ कुलीन वर्ग के दायरे से बाहर निकलकर आम लोगों तक पहुंचा दिया। यह ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। इस भाषाई बदलाव ने इस क्षेत्र के लिए एक बिल्कुल नई और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान तैयार की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब भाग 4 में कैसे जुड़ता है। मराठों का उदय, संप्रभुत्व और रणनीति। 1600 का दशक आते आते राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया और हिंदवी स्वराज यानी स्वशासन की एक बेहद मजबूत नींव रखी गई। शिवाजी महाराज का बहुआयामी और रणनीतिक दृष्टिकोण वो था जिसने उस समय के शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को सीधी चुनौती दी। यह केवल सैन्य ताकत के बारे में नहीं था। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति, भविष्य की दृष्टि रखने वाली नौसेना का निर्माण, अभेद्य किलों का एक पूरा नेटवर्क और एक मजबूत अष्टप्रधान प्रशासनिक संरचना, इन सब ने मिलकर एक बेहद सुगठित राज्य का निर्माण किया। ये 1737 का वो वर्ष था जब ये मराठा विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया। इस साल पेशवाओं की सेना दिल्ली तक पहुंच गई थी। इस समय तक पुणे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता और संस्कृति के एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाग 5, औपनिवेशिक युग और सुधार, जहाँ विपत्ति से बदलाव की शुरुआत हुई। 1818 के एंग्लो युद्धों के बाद परिदृश्य फिर बदलता है और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। इस दौरान जहां ब्रिटिश भूमि कर प्रणालियों के कारण भारी कृषि संकट पैदा हुआ, जिसका स्पष्ट उदाहरण 1875 के दक्कन के दंगे थे, वहीं समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताओं को भी सीधी चुनौती दी जाने लगी। ज्योतिराव फुले और डॉक्टर अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए जो जमीनी कार्य किए, उन्होंने न केवल सामाजिक ढांचे को नया रूप दिया, बल्कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को ही गहराई से प्रभावित किया। इसी दौर में एक और बहुत ही दिलचस्प रणनीति अपनाई गई। सार्वजनिक उत्सवों की चमक और ऊर्जा का उपयोग राजनीतिक लामबंदी के लिए एक चतुर आवरण के रूप में किया गया। अखबारों और त्योहारों ने मिलकर लोगों के बीच क्षेत्रीय गौरव की भावना पैदा की, जिसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बड़ी और मजबूत एकजुटता का काम किया। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। और अब हम पहुंचते हैं हमारे अंतिम पड़ाव भाग 6 पर, आधुनिक महाराष्ट्र का विकास और आज का राज्य। समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम की ये सभी अलग अलग धाराएं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में एक साथ आकर मिलती हैं, और यहाँ से बॉम्बे राज्य के बड़े भाषाई पुनर्गठन की शुरुआत हुई। 1960 वो सटीक वर्ष है जब आधुनिक महाराष्ट्र का जन्म हुआ। ये एक भाषाई रूप से एकीकृत राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग का पूरा होना था, और इसी ने भविष्य के विकास का मंच तैयार किया। आज के इस आधुनिक राज्य में एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ अतुलनीय तकनीकी और वित्तीय महत्वाकांक्षाएं हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र को एक ग्लोबल हब बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ हरित क्रांति और बहुत तेज शहरीकरण के कारण पानी की कमी और पर्यावरणीय दबाव जैसी गंभीर चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। यह तेज विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। और इसी के साथ हम इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर पहुंचते हैं। इतिहास की ये 7000 सालों की यात्रा केवल अतीत के बारे में तो है नहीं। नदी घाटियों की शुरुआती बस्तियों से लेकर आज के तकनीकी युग तक का ये लचीलापन, ये इनोवेशन हमें बताता है कि अपने पुराने ऐतिहासिक अनुभवों को सहेज कर रखना क्यों जरूरी है।
प्राचीन काल में अपनाए गए समाधान और मुसीबतों से लड़ने की वो आदतें कल की संभावनाओं को आकार देने में हमारा बहुत बड़ा मार्गदर्शन कर सकती हैं। इस ऐतिहासिक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये पूरा सफर बेहद ज्ञानवर्धक रहा होगा।